आफ्टरनून। Yes. Property in goods, no? See, what are the rights available to the buyer? We have done that. Suit for non-delivery. अरे माल नहीं दिया, नहीं गुड्स दे दे 58 में, भैया जो बोला था वही बोल। ब्रीच ऑफ वारंटी, डैमेजेस ले लो। हाँ, और कैसे ले सकते हैं? प्राइस कम कर देने का। अगर प्राइस पर डोंट पे द प्राइस इफ द डैमेजेस आर एक्सीडिंग द प्राइस, ओके। एंड देन एंटीसिपेटरी ब्रीच के लिए केस कर सकते हैं और डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर पैसा भर दिया तो प्राइस ले सकते हैं, सूट, ये सब इतने सारे केस फाइल कर सकते हैं, ओके। देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेलर्स राइट ओवर द गुड्स। गुड्स के ऊपर क्या राइट है? हाँ, अगर प्रॉपर्टी पास हो चुकी है तो सब राइट है। ओनर ही कौन है? हु इज द ओनर? सेलर इज द ओनर। अभी property has not passed to the buyer. Seller can take possession of goods wherever the goods are, as seller is the owner of the goods. Goods may be with the seller, buyer or in transit. कहीं भी है, किसका माल है? वो सेलर का माल है, okay? Follow this? Now property in goods has been passed on to the buyer. मतलब प्रॉपर्टी किसकी हो चुकी है? बायर की। And the buyer is the owner of the good. Who's the owner of the good? Buyer. मतलब मालिक कौन है? Who's the owner of the goods? Buyer. If the goods are in possession of the seller, मतलब अब ओनर बायर है, ये बात नोट कर देना। हाँ, बायर का गुड्स है, लेकिन पड़ा किसके पास है? सेलर के पास है। तो सेलर कैन डू राइट ऑफ लियन। क्या कर सकता है? लियन कर सकता है। मतलब राइट ऑफ लियन मीन्स राइट टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर। दूसरे का माल हम नहीं देंगे। Seller can exercise lien if the following conditions are satisfied. Seller is unpaid. Unpaid means price is due but not paid. Or where payment is received in the form of check or bill of exchange, the same has been dishonored. That is, seller is said to be unpaid. Seller unpaid है। Price is due but not paid. और जब पेमेंट मिला है बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्यू हो गया और अनपेड है। हाँ, अब अनपेड कैसे मानेंगे? गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट क्रेडिट एंड प्राइस इज नॉट रिसीव्ड। उधार नहीं दिया था और पैसा नहीं मिला अब तक। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड और बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो ये अनपेड की स्टोरी है। हाँ, अब लियन कैसे करेगा? लियन मीन्स रिटेनिंग द पोजीशन ऑफ द गुड्स। वंस द पोजीशन इज गिवन अप, लियन कम्स टू एन एंड। एक बार पोजीशन दे दिया तो लियन खत्म गया। इफ द सेलर डिलीवर गुड्स टू कैरियर और वारफिंगर, अभी देखो है ना, अगर हमने ट्रांसपोर्टर को दे दिया गुड्स,
तो क्या लियन खत्म हो गया? ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया। इसमें दो बातें सुनो। इफ द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू द कैरियर और वारफिंगर बट रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब सेलर ने अपना हक जमाए रखा है। इन सच अ केस गुड्स आर सेड टू बी इन पोजीशन ऑफ द सेलर। ये लिखा तुम लोग ने। इफ द सेलर डिलीवर गुड्स टू द कैरियर और वारफिंगर बट डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो सेलर ने वारफिंगर मतलब पता है, मैंने बताया था लास्ट टाइम ना, जो नाव में गुड्स लेके जाता है, तो उसको दे दिया और अपना हक नहीं रखा। अपना हक नहीं रखा, बोल दिया जा सिमरन जा, गुड्स को बोल दिया जा सिमरन जा, जी ले तेरी जिंदगी, मतलब कोई हक नहीं है, जा। ओके, डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो ही इज सेड टू हैव गिव अप द पोजीशन ऑफ द गुड्स, लियन इज ओवर। ये पूरा एक एक वाक्य समझ में आया पूरा इतना लियन के बारे में? बायर इज इंसॉल्वेंट, मतलब वो कोर्ट ने बोल दिया कि इसके एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। No, there is no need to communicate the right to the buyer. It is already there in the act. तो जो चीज एक्ट में लिखी है ना, वो कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती है, unless the act says communication is required. जो चीज लॉ है उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मुझे पता नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते आप, लेकिन अगर आपको बोला है नोटिस देने का, तो फिर लॉ में लिखा है कि नोटिस देने का, तो यहाँ पे लॉ पे कुछ लिखा नहीं है। रीसेल के लिए नोटिस देना है, वो हम करते हैं। ओके, बायर इज इंसॉल्वेंट मतलब बायर पैसा एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। ओके, तो ये ना तीनों में से एक हो गई ना गुड्स, तो अनपेड माना जाएगा। और फिर अनपेड है और माल तेरे पास है, तो तू लियन कर। अगर तूने वारफिंगर को दे दिया बट रिजर्व्स द राइट ऑफ डिस्पोजल, तो फिर तुम लोग का पोजीशन तुम्हारे हाथ में ही है, यू आर नॉट गिवन अप द पोजीशन। नाउ हियर स्टॉपेज इन ट्रांजिट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब क्या? When the buyer gives up possession but the goods have not reached the buyer, goods are in transit, the seller can order stoppage in transit, कर सकता है। हाँ, conditions, goods should be in transit, हाँ, buyer is insolvent and seller is unpaid. See here, seller is unpaid is a normal thing. See here, seller is unpaid and buyer is owner of goods is a normal thing, is a common thing in right of lien and right of stoppage in transit। क्यों मालूम है? अरे यार, जब गुड्स अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ ही नहीं है, तो सेलर जो चाहे कर सकता है ना यार, सेलर का तो है सब फिर। लेकिन ये कभी कभी की बात है, इवन दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड ऑन टू द बायर, द सेलर हैज राइट ऑफ लियन। कंडीशन बताइए पूरी। ओके, और सेलर हैज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। नाउ गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट। If goods are delivered to buyer or his agent, or if the transporter or warfinger wrongly refuses
deliver goods to buyer, right of stoppage in transit comes to an end. अगर उसको माल डिलीवर कर दिया क्या, अच्छा, buyer is insolvent, all the three condition, all the above three condition, अब है ना डिस्टिंक्शन क्या है, ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए. सेलर इज अनपेड, बायर इज इंसॉल्वेंट एंड गुड्स शुड बी इन ट्रांजिट. गुड्स ट्रांजिट में होने चाहिए भाई. अगर डिलीवर हो गया तो ट्रांजिट खत्म, तो नो स्टॉपेज इन ट्रांजिट. गुड्स बायर के एजेंट को दे दिए तो भी एजेंट को दे दिए. थर्ड केस है रॉन्गली रिफ्यूजेस टू डिलीवर. जैसे देखो, हम लोग ने गुड्स भेजा एक बायर को, सपोज यूपी में, अब उसने पैसे नहीं दिए या इंसॉल्वेंट हो गया, सपोज मालूम पड़ा. लेकिन इंसॉल्वेंट होने, सपोज वो है ना 4 तारीख को गुड्स पहुंच गए थे उधर यूपी में, और 4 तारीख तक वो इंसॉल्वेंट नहीं था. 4 तारीख को वो गुड्स लेने गया ट्रांसपोर्टर से, लेकिन ट्रांसपोर्टर ने उसको नहीं दिया, रॉन्गफुली नहीं दिया. दे देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया. फिर वो 6 तारीख को गया, तो 6 तारीख को वो इंसॉल्वेंट हो गया था ना. इंसॉल्वेंट 6 तारीख को हुआ. Had the goods being rightly given to him on 4th, the buyer would have lost the seller would have the right of stoppage in transit, है ना. सेलर वो राइट खो देता था स्टॉपेज इन ट्रांजिट की. तो बायर इज इंसॉल्वेंट, सेलर इज अनपेड. हाँ, तो रॉन्गफुली रिफ्यूज किया था 4 तारीख को, तो 4 तारीख को उसको मिल गया होता, तो seller would have lost the right of stoppage in transit, but the transporter by mistake did not give him the goods, wrongly refused him the delivery of goods. In that case, what happens? It is deemed that the goods are delivered to the buyer and right of stoppage won't apply. Okay. Seller is unpaid. All the above three conditions should be satisfied. आया समझ में कि नहीं? No. Right of lien. Unpaid seller has lien on the goods for the price which is in while he is in possession until the payment of the tender of the price. A lien is right to retain possession of goods until payment of price. He is entitled to lien in the following three cases. What are they? Goods must have been sold without stipulation to credit, where goods have been sold credit but credit term has expired, or the buyer has become insolvent. तीनों में से कोई भी condition. Right to stoppage in transit, when the buyer of the goods becomes insolvent. हाँ, buyer insolvent होना चाहिए, वो important है. And the goods are in transit to the buyer, the seller can resume the possession of the goods from the carrier. This is known as right of stoppage in transit. The right of exercisable by the seller only if the following conditions are satisfied. Seller is unpaid, he must have parted with the possession and the goods must be in transit. The buyer must have become insolvent. The right is subject to provision of this act. ये सब हमने बोला. And unpaid है, possession buyer के पास seller ने दे चुका है, लेकिन बीच में है और buyer insolvent हो गया. लिखना बाकी है. क्या लिखना बाकी है? हाँ लिख दो, उसमें क्या है, पहले ही बोल देने का सर बाकी है.
हो गया तो बोलना लिख के, हाँ। If the buyer has paid the price before insolvency, नहीं, ओनरशिप किसकी है पहले? Who is the owner of the goods and where are the goods? वो important है. Now seller is unpaid. अब है ना, ये कर दिया हमने, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, है ना? तो वो कभी कर सकता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो. द अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी सेल और प्लेज ऑफ गुड्स मेड बाय द बायर. मतलब सी, इफ सेलर इज अनपेड, ये इंपॉर्टेंट है, बायर, seller is unpaid and buyer is owner of goods. Buyer has pledged the goods. Even in such a case, मतलब देखो seller unpaid है, buyer is owner of the good. Goods किसका है? buyer का. और buyer ने pledge कर दिया, गिरवी रख दिया. Even then, if goods are in possession of buyer, seller can exercise lien, or if goods are in transit में goods are in, the seller can exercise right of stoppage in transit. समझा ये? The unpaid seller right of lien or stoppage in transit is not affected by sale or pledge of goods by the buyer. अगर देखो बायर ने आगे बेच भी दिया है ना, तो भी सेलर की राइट, अनपेड सेलर की राइट रहती है. मतलब समझो, अब अगर तुमने किसको माल बेचा है, उसका हो गया है, लेकिन पोजीशन तुम्हारे पास है और उसने आगे बेच दिया या प्लेज कर दिया है, एंड यू आर नॉट पेड, सो यू कैन विथहोल्ड द डिलीवरी, और यू कैन, व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्सरसाइज लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट. फिर भी कर सकते हो, थर्ड पार्टी का हक हो गया तो भी. तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाया जा सकता है बहुत अच्छा. सेक्शन 53 पे, इस पे कि थर्ड पार्टी को भेज दिया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए, बोलो तो सेलर कैन यूज दिस राइट. समझे ये? The following
In the following two cases, seller's unpaid right of lien or stoppage in transit is affected by sale or pledge of the goods made by the buyer. Unpaid seller cannot exercise the right of lien ये cases में where the seller assents to such sale. पर अगर seller ने वो sale के लिए हाँ बोला था तो फिर कुछ नहीं, फिर seller cannot exercise. Where the seller has transferred document of title to the goods, who transfers it by way of sale, pledge or other disposition for value to a person who takes in good faith or for consideration. मतलब हाँ, in two cases the seller cannot exercise this right if buyer has sold or pledged goods. पहले क्या बोला कि seller can exercise the right, कुछ भी हो जाए, लेकिन दो केस में नहीं कर सकता. एक कौन सा? Seller has assented to such sale or pledge by buyer. Buyer ने आगे प्लेज किया था, उसको सेलर ने यहाँ बोला था. सेकंड, ये समझा पहले. देखो तुम्हारे पास राइट क्या है कि माल वाले उसका लेकिन नहीं दूंगा, स्टॉपेज इन और नहीं तो बीच में रोक दूंगा जब उसको पहुंचा नहीं है तो ना. अगर तुम उसको पहुंचने के पहले बायर ने आगे बेच दिया है, यहाँ प्लेज कर दिया, गिरवी रख दिया है, तो फिर सेलर की राइट का क्या? तो सेलर की राइट फिर भी बरकरार रहेगी. सेलर्स राइट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी सेल और प्लेज, बट इन टू केसेस इट विल बी अफेक्टेड. वेयर अगर सेलर ने उस सेल को कंसेंट असेंट किया है. सेकंड, वेयर द सेलर हैज ट्रांसफर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, हु ट्रांसफर इट बाय वे ऑफ सेल, pledge or other disposition for value. Now if seller has transferred document of title to the goods and buyer has transferred property or pledged property in goods to a person who takes in good faith and for value. मतलब अगर किसी को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया है सेलर ने और वो बायर ने भी आगे बेचा है और वो जिसको बेचा है वो गुड फेथ में है, तो फिर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से ये खेल हुआ है और फिर न्यू बायर इज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस थिंग्स, तो फिर द सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. फॉलो दिस. अच्छा, अब है ना राइट ऑफ रीसेल. थर्ड राइट क्या? राइट ऑफ रीसेल. ये देखो मैंने बताया था इधर ये राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और गुड्स आर विद द बायर ना. अब और एक स्टॉप गुड्स के ऊपर क्या राइट है? गुड्स के ऊपर राइट है क्या? पोजीशन इज विद द सेलर. अच्छा, इन दोनों के बाद है ना ये राइट ऑफ लियन और उसके बाद मतलब लियन मतलब रोकना. अब यहाँ पर वो दो राइट्स कन्वर्ज करता है इन दो राइट्स के बाद. हाँ, इसलिए मैंने वहां पे ड्रॉ नहीं किया था, हालांकि जगह भी नहीं थी. और ये आया, ये आया 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 आया, आया क्या है? थर्ड राइट है उसकी. राइट ऑफ रीसेल. मतलब क्या कर सकते हो? सेलर कैन रीसेल द गुड्स. व्हाट? सेलर कैन रीसेल द गुड्स. नाउ क्या करना पड़ेगा? उसको नोटिस देना पड़ेगा. द अनपेड सेलर who is retained possession of the goods in exercise of right of lien or right of
right, resumed possession from the carrier upon insolvency buyer can resell the goods. क्या कर सकता है, वो बेच सकता है. अगर वो नहीं दे रहा है तो वो वापस रीसेल कर सकता है. If the goods are perishable in nature, तो he can do it without any notice. And in any other case, after notice to the buyer, calling upon him to pay or tender the price within reasonable time, and upon failure to do so, so he has to give notice. अब देखो right of resale होता है ना, तो see right of resale can be exercised by seller if seller has exercised lien or right of stoppage in transit. ये ना वर्ड एक्ट में क्या लिखा है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रिज्यूमिंग पोजीशन, इसको ऐसा वर्ड यूज किया है. ओके, सेलर कैन, ओके, सेलर कभी बेच सकता है. इफ seller is unpaid, and second, okay, now notice of resale का क्या है, if goods are perishable, no notice is required to be sent to seller to buyer. हाँ, नोटिस देने की जरूरत नहीं है. If in other goods notice is required to be sent by seller to the buyer. Okay, now if notice is required to be sent to buyer and but seller sells without giving notice, तो क्या होगा, सेलर ने बेचा विदाउट नोटिस देके, what you will do, tell me. If notice is required to be sent to the buyer but the seller sells the goods without giving notice, in such a case profit on resale will be given, should be given to buyer, and loss on resale should be borne by seller. समझा ये? प्रॉफिट होगा तो किसका, नोटिस किसने दिया, सेलर ने नहीं दिया ना, तो अगर प्रॉफिट हो तो बायर को जाएगा और लॉस हुआ तो, इफ नोटिस ऑफ रीसेल इज गिवन profit on resale will belong to seller and loss on resale will be borne by buyer. लिखो ये पूरा रीसेल,
लिख लिया? हाँ, थोड़ा मालूम पड़ा ना कैसे लिखने का? मैं सेंटेंस तुम लोग के सामने इसलिए बनाता हूँ. ओके, यू हैव टू कीप इट सिंपल. हाँ, कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो, कॉमा वर्ड डाल के ऐसे सोचने का, एक कम वर्ड्स में लिखने का, तो आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं. Finish this, yes or no? गुड. अभी ये हो गया ना? हाँ, ये भी लिख दिया ना तुम लोग ने? राइट ऑफ रीसेल. If the goods are perishable without any notice to the buyer, even any other case, notice to the buyer, calling upon to pay the price or tender the price within reasonable time. Now, अभी है ना, rights against the seller, rights of unpaid seller against the buyer personally. This is rights in personam. Okay, क्या कर सकते हैं इसके अलावा? सेलर क्या कर सकता है? सूट फॉर प्राइस. सूट फॉर प्राइस, where the contract of sale of property in goods has passed on to the buyer and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price for the goods according to the terms of the contract, the seller has can sue him for the price of the goods. मतलब अगर बायर की प्रॉपर्टी हो चुकी है तो सेलर बोल सकता है तुम पोजीशन ले लो, कुछ भी कर दो मेरे को. ही कैन फाइल अ केस फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस. Suit for damages where the buyer wrongfully neglects or refuses to accept the pay and pay for the goods. वो गुड्स ले नहीं रहा है और पैसा नहीं दे रहा है. द सेलर में sue for damages. तो डैमेजेस का केस कर सकता है. और प्राइस नहीं दिया तो फिर ये ना, प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है तो भी कर सकता है कि पैसा ले और माल लेके जा. ये कभी कर सकता है सूट फॉर प्राइस. प्राइस के लिए केस कभी कर सकता है when the property in goods has passed on to the buyer. अंडरलाइन करो नोट्स में. और अगर उसने माल एक्सेप्ट नहीं किया और पैसा नहीं दिया तो यू कैन फाइल सूट फॉर डैमेजेस ऑल्सो. नॉन एक्सेप्टेंस का भी केस कर सकते हो, भाई तू माल क्यों नहीं ले रहा है. हाँ, डैमेजेस का. प्राइस का केस कभी फाइल कर सकते हो जब प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है. सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन व्हेन द बायर रेपुटेट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिफोर द डिलीवरी. एंटिसिपेटरी ब्रीच करके, पहले ही ना बोल दिया उसने. The seller may either treat the contract as subsisting and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sue for damages for breach. तो वेट कर सकता है. अगर उसने बोला कि मैं माल नहीं लूंगा आपसे, जाओ, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं, तो तुम लोग उस दिन तक वेट कर सकते हो. कैंसिल मान जाओ और डैमेजेस के लिए स्यू करो. The seller may recover interest or special damages in any case law interest whereby law interest and special damages may be recoverable. The seller can whereby law seller or special damages may be recoverable. He can also recover the money paid where
Any doubts? Here's what I found on the web. Any doubts here? आवाज आ रही है कि नहीं? अच्छा, अभी लास्ट इज ऑक्शन सेल. तो तुम लोग को रिवीजन लेक्चर का थोड़ा तो फायदा हुआ होगा ना, 5-10% तो. डी पार्ट नहीं समझा, ये वाला. हाँ, अगर है ना सेलर को बहुत दिन तक प्राइस नहीं मिली है तो सेलर कैन रिकवर इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस. हाँ, स्पेशल डैमेजेस यू नो कभी होते हैं when there are special circumstances which are made known to both the parties. तो वो इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है और प्राइस तो रिकवर करेगा ही, प्राइस का तो हमने पहले ही बोल दिया है ना, लेकिन वो इंटरेस्ट भी रिकवर कर सकता है और स्पेशल डैमेजेस इन केस बाय लॉ, वेयर बाय लॉ इंटरेस्ट एंड स्पेशल डैमेजेस, जहां रिकवरेबल पॉसिबल है, इंटरेस्ट लीगली हो सकता है इंटरेस्ट क्लेम, तो वहां पे इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा. ही मे ऑल्सो रिकवर मनी पेड वेयर द कंसिडरेशन फॉर पेमेंट हैज फेल्ड. मतलब ही कैन ऑल्सो रिकवर मनी पेड. तो हाँ, मतलब अगर जो पैसा, अगर उसने चेक दिया था, समझो चेक दिया था और डिसऑनर हुआ तो कंसिडरेशन फेल हो गया ना. तो अगर कंसिडरेशन नहीं मिला है बायर को, सेलर को, तो फिर ही कैन रिकवर दैट मनी ऑल्सो एंड ही कैन क्लेम लॉ, बाय लॉ he can claim interest and special damages wherever it is recoverable as per law. लॉ के हिसाब से अगर इंटरेस्ट और डैमेजेस मिलते हैं तो वो भी ले सकता है. और अगर उसको पैसा ही नहीं मिला है, कंसिडरेशन फेल हो गया, तो ही कैन रिकवर द मनी पेड. मनी ही कैन रिकवर द मनी पेड. ओके, जो पहले पैसा दिया था ना और वो नहीं चला बरोबर, तो पहले चेक दिया था और डिसऑनर हो गया तो कंसिडरेशन फेल हो गया, तो ही कैन रिकवर दैट मनी. आया समझ में? where sale of now auction sale, auction मतलब selling to the highest bidder, ये section 64 है. Where the goods are put on sale in lots, each lot is prima facie demand deemed to be subject to, deemed होना चाहिए यहाँ पे, deemed to be subject of separate lot. इसका मतलब auction कराते हैं, ऑक्शनर ऑक्शन कराता है, ऑक्शनर ऑक्शन कराता है. तो ये बात नोट करो कि तुम लोग है ना, अगर तो एक एक लॉट है सेल का, अलग अलग सामान है, सेल इन लॉट, ईच लॉट इज प्राइमा फेशिया डीम्ड टू बी अ सब्जेक्ट फॉर अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो जितने लॉट होंगे उतने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेंगे. फ्रिज का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉशिंग मशीन का अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, अलग 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 चीजें बेच रहे, चाहे एक ही आदमी खरीदने वाला हो और एक ही आदमी बेचने वाला हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेल में हर चीज का ऑप्शन अलग अलग होता है. तो एवरी लॉट विल फॉर्म अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? देखो, अगर है ना हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं एक ऑप्शन कर रहा हूं, उसमें ना
एक रेफ्रिजरेटर है, एक वॉशिंग मशीन है, एक कंप्यूटर है, ये मैं ऑक्शन करा रहा हूं। तो एक आदमी ने तीनों खरीदा अलग अलग टाइम, वही फर्स्ट आया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि 3 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? बस 3, वही बोल रहे हो। हाँ 3 बोला ना आंसर। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हेन गुड्स आर पुट इन सेल इन लॉट्स, हाँ मतलब अलग अलग गुड्स है, each lot is prima facie on the face of it deemed to be subject of separate contract of sale. So each lot is subject of separate contract of sale. हर एक के लिए अलग अलग contract of sale बनेगा। Okay, follow this? हाँ, अभी an auction sale is complete when the auctioneer announces its completion by fall of hammer or by any customary manner, and until then the bidder has a right to revoke or retract his bid. हाँ देखो क्या है बोल रहे हैं हम लोग, the auctioneer an auction is complete when the auctioneer announces its completion by fall of hammer, मतलब हैमर फॉल करता है या कुछ ऐसा बोलते हैं, 1 2 3 ऐसा कुछ बोलता है वो, तो उससे सेल कंप्लीशन। हाँ, ऑक्शन सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन। ऑक्शनर अनाउंस करता है कि सेल कंप्लीट हो गया सेल। ओके, लेकिन कैसे करता है वो? या तो हैमर डालता है या कुछ ऐसा कुछ बोलता है, कुछ कस्टमरी मैनर। लेकिन जब तक उसने वो नहीं किया है काम, एक बार उसने वो कर दिया, हैमर कर दिया, या ही अनाउंस इज कंप्लीशन ऑफ सेल बाय एनी कस्टमरी मैनर, टिल देन द बिडर, जो बोली बोल रहा होता है ना, भाव बोल रहा होता है बिडर, वो अपना बिड वापस ले सकता है। ही कैन टेक बैक द बिड। Until then the bidder has a right to revoke or retract his bid. आया समझ में? For the fall of hammer and the bidder withdraws, after if he does after so the fall of hammer, it amounts to breach of contract and the security amount will liable to be forfeited. समझा ये? अगर उसने पहले विड्रॉ कर दिया तो उसको कुछ नहीं लेंगे, बाद में विड्रॉ किया तो एक लॉकर में दोनों का साथ में है तो फिर एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लॉट हो गया। हाँ, दोनों का साथ में बात हो, एक ही भाव बोलने का है ना, तो फिर वो अलग लॉट हो गया, उसको एक लॉट मानेंगे। नहीं, वो हमने वो बोला नहीं, प्रीवियस हाईएस्ट विल अप्लाई ऐसा नहीं बोला है, वो देखना पड़ेगा टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था। ओके, विड्रॉ कर सकता है। हाँ, अगर उसने पहले विड्रॉ कर दिया तो नो डैमेजेस, कुछ नहीं लेंगे, और बाद में विड्रॉ किया तो डैमेजेस लेंगे। Seller's right to bid unless the auction is notified to be subject to right to bid on behalf of the seller, it is unlawful. देखो नॉर्मली क्या रूल है इसका, see here, in general not bid in an auction sale his behalf। देखो सेलर है ना, खुद बिडिंग नहीं कर सकता है, seller cannot bid
खुद बिडिंग नहीं कर सकता है. Seller cannot bid. Okay. हाँ, he can bid if it is notified that auction allows seller to bid and buyers other bidders are aware. पहले बताने का भी इसमें सेलर भी बिड करने वाला है, क्योंकि देखो सेलर क्या करेगा, क्यों नहीं, सेलर खुद ही, तू खुद ही बिड करेगा तो खुद ही खरीद लेना, बेच क्यों रहा है जब खुद ही खरीदने का. तो unless the auction is notified to be subject to the right to bid on behalf of the seller, it is not lawful. It is, है ना, तो lawful नहीं है. In general, seller has cannot bid. Okay, he can bid it if it is notified in the auction of sale. Auction allows notified that auction allows seller to bid and other bidders are aware. Okay. The seller, for the seller to bid himself or employ any person to bid on such sale or on his behalf. For the auctioneer to knowingly take the bid from the seller or any other person. Any contravention of this rule renders the sale as fraudulent. Okay. So, seller should not bid. Bidding by seller is unlawful. Okay. And accepting bid from seller is unlawful on the part of auctioneer. ओके. बिडिंग नहीं कर सकते हो भाई आप खुद, हाँ बता के कर सकते हो कि हम बिडिंग कर रहे हैं, फिर बायर की मर्जी ना. और सच बिडिंग makes fraudulent. Follow this. आया समझ में, ये बिडिंग नहीं कर सकते हो. If the seller makes use of pretending bidding to raise the price, मतलब the sale is voidable at the option of the buyer. अगर प्रिटेंडिंग बिडिंग करता है मतलब दूसरे आदमी को बिठा के बगैर बताए प्रिटेंडिंग बिडिंग कर रहा है और भाव बढ़ा रहा है, तो सेल वॉइडेबल होती है, बायर चेंज कर सकते हैं, बायर बोलते हैं हमको नहीं खरीदना है. However, the seller may expressly reserve the right to bid at an auction sale, and in such a case, seller or any person may bid at an auction, and in such a case, the seller or any persons on his behalf may bid at the auction. हाँ मतलब समझा ये. लेकिन अगर बता के कर सकता हो, जो सेलर है एक्सप्रेसली, क्या लिखा है, देखो पहले अगर उसने बिडिंग किया, आपने लोगों को बिठा के भाव बढ़वाया, तो बायर लास्ट में बोल सकता है जो जिसने कि तुम लोग ने भाव बढ़ाया था, तुम लोग आपस के आदमी लोग थे. However, the seller may expressly reserves the right to bid at an auction. मतलब सेलर बोलता है कि मैं बिड करूंगा, and in such case the seller may or any person on his behalf may bid. उस समय फिर सेलर कर सकता है बिड, and in such a case seller or any person may bid. बस ये है ना, ये बस ये 2 बार आ गया यहां तक, ये कैंसिल कर दो. ओके. तो बिडिंग कर सकते हैं लेकिन अगर बता के, बस इतना सा रूल है. रिजर्व प्राइस क्या है,
ये मालूम पड़ा चौथा रूल, ये थर्ड था. The seller may notify the auction will be subject to reserve or upset price. मतलब अपसेट प्राइस होते हैं कि बिलो विच वी विल नॉट सेल. बिड करो, लेकिन अगर बिड हाईएस्ट बिड इज लोअर देन रिजर्व प्राइस, जैसे एक स्कूटर बेच रहे तो उसने रिजर्व प्राइस 20,000 रखी है, लेकिन मैक्सिमम 18,000 आ रहा है, ऑक्शनर सबसे ज्यादा 18,000 बिड आया, तो क्या करेंगे भाई? तो क्या करोगे? नहीं सेल करने का. दैट इज द प्राइस बिलो विच द ऑक्शनर will not sell. In such a case, the auctioneer is not bound to accept the highest bid unless it reaches the reserve price. मतलब देखो, reserve price is the price below which the auctioneer will not sell. तो reserve price पहले से बता देने की होती है. अगर उसके नीचे bidding आया, सपोज 20,000 मैंने reserve price रखी है और 18 हाईएस्ट 18,000 देने को तैयार है कोई, तो फिर ऑक्शनर बोलेगा नहीं बेचने का मेरे को. ओके, फॉलो दिस. व्हाट इज रिजर्व प्राइस? Knockout agreements in the form of combination of buyers to prevent competition among themselves. हाँ, अब ये ना knockout agreement क्या होती है? What is knockout agreement? It's a agreement between the buyers कि हम लोग है ना भाव इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे. They agree not to raise the price bid against each other. अगर मैं बोलूंगा तो तू मत करना. Okay, and only one of them will bid. When goods are purchased, they will be share the profits. Prima facie, knockout agreements are not illegal. Knockout agreements illegal नहीं होते हैं. Upset price क्या होता है? इस Scottish equivalent of reserve price. है ना, स्कॉटलैंड में इसको रिजर्व प्राइस को अपसेट प्राइस बोलते हैं. रिजर्व प्राइस रीजनेबल, अपनी मर्जी है, कुछ भी लिखो. It is essential to disclose the amount of reserve price. Okay. Damping. It is unlawful act by which the intending purchaser is prevented from bidding or raising the price. This dampening is usually done in following ways: by pointing out defects in the goods, by taking the intending buyers अवे फ्रॉम द प्लेस. देखो डैम्पनिंग क्या होता है कि भाव बढ़ने नहीं देने का. परचेजर्स जो बिल्डर्स आते हैं ना, दे प्रिवेंट परचेजर्स फ्रॉम बिडिंग. बिडिंग करने देते नहीं. कैसे? एक तो लोग माल का डिफेक्ट बताते हैं. क्या करते हैं? प्राइमा फेशिया मतलब देखते ही लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फर्स्ट साइट, है ना. प्राइमा फेशिया ही लुक्स टू बी अ वेरी गुड पर्सन. मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है. प्राइमा फेशिया, फेस से तो अच्छा लग रहा है बहुत. ऑन द फेस ऑफ इट, ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा है. ओके. हाँ, जैसे कोई मोबाइल होगा तो प्राइमा फेशिया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर से, तो ऐसा अंदर से क्या क्या मालूम. तो प्राइमा फेशिया इट्स अ गुड मोबाइल. मतलब आगे का बोल नहीं सकते, लेकिन ऐसे देखने से तो फेस पे तो अच्छा लग रहा है. ऑन द फेस ऑफ इट, फर्स्ट साइट ऑफ फेस, है ना. ना ये डैम्पिंग क्या होता है कि परचेजर लोगों को भगाने का, कि ऑक्शन में मत आओ. डैम्पिंग कैसे करते हैं? पॉइंटिंग आउट डिफेक्ट्स इन द प्राइस ऑन द गुड्स. हाँ, प्राइस ने गुड्स में डिफेक्ट बताने का. बाय टेकिंग द इंटेंडिंग बायर्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑक्शन बाय सम अदर डिवाइस. मतलब टेकिंग द इंटेंडिंग बायर्स अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑक्शन, मतलब इनको क्या करने का? दूसरी जगह लेके चले आने का बायर्स को, किसी भी तरह से ऑक्शन बिगाड़ने का और लोगों को बिडिंग नहीं करने देने का. दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग. क्या बोलते हैं उसको? डैम्पिंग. हाँ. नाउ सेलर अपॉइंट्स हिज ओन पर्सन्स. नो, सेलर अपॉइंट्स हिज ओन पर्सन्स टू रेज द प्राइस. These people are called puffers. क्या बोलते हैं इसको? Puffer is a person who is employed by the
appointed by the seller to raise the price by fictitious bids. तो आया समझ में? अपसेट प्राइस क्या होती है? नॉकआउट एग्रीमेंट किसके बीच में होती है? बायर्स के बीच में. So it is not illegal. हाँ, ये समझा पूरा? ऑक्शन, सेल इन लॉट्स, कंप्लीशन ऑफ ऑक्शन के पहले विड्रॉ कर सकते हैं बिड्स. सेलर्स राइट टू बिड, नो, सेलर हैज नो राइट टू बिड. ही कैन डू इट व्हेन ही एक्सप्रेसली रिजर्व्स हिज राइट, है ना? अगर नहीं किया तो फिर फ्रॉडलेंट सेल होता है. रिजर्व प्राइस इज अपसेट प्राइस. Knockout agreement is agreement between buyers. Damping is preventing the buyers from bidding. Puffer means a person employed by the seller to raise the price. Now, where a contract has been made, but before it has been performed, tax revision takes place. The parties would become entitled to readjust its price of the goods accordingly. Tax covered are customs or excise duty or any tax payable on sale or purchase of goods. अगर है ना, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया और बाद में टैक्स रेट रिवाइज हो गया, the buyer has to pay increased price if the tax increases and would be entitled to benefit for reduction. Thus, the seller may add increased taxes in the price. The effect of provision, however, is excluded where there is an agreement to see here. क्या ये कभी है? Suppose say X agrees to sell a machine to Y at rupees 10,000 plus 18% tax, that is equal to rupees 11,800. Okay. Okay. Before the date of sale, the tax rate goes up to 20%. So Y will have to pay rupees 10,000 plus 20% is equal to rupees 12,000. अगर कम हो गया तो कम भरने का, प्राइस विल बी एडजस्टेड. बट इफ देयर इज अ एग्रीमेंट, समझो, इट मीन्स इफ टैक्स रेट goes up or down, price will be adjusted accordingly. But if buyer and seller have agreed not to adjust price due to change in taxes, then no change in price will be made. अगर उन लोगों ने एग्री किया है कि टैक्स कम हो या ज्यादा हो, हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो फिर मत करना चेंज. ओके, ये लिख दो. फॉलो दिस.
Okay, any doubts in this? हाँ, अब मैं तुम लोग को एक बात बता दूं. तुम लोग है ना अभी तक जितने लेक्चर्स हुए ना, ये तो तुम लोग को मैंने ऑलमोस्ट पूरा वापस पढ़ा है रिपीट करके. तो है ना, ये तुम लोग 2 दिन में फिर से पूरा 2 दिन या 2.5 दिन के अंदर पूरा तुम लोग खत्म कर सकते हो उस पे देखकर. हाँ हाँ, तो याद आ जाएगा पूरा ना, और क्या. What is meant by delivery of goods under the Sale of Goods Act? ये मॉक टेस्ट में पूछा है. डिलीवरी कौन सी होती है? डिलीवरी मीन्स वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन of goods from one person to another. As a general rule, delivery of goods may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold on his behalf. मतलब किसी भी तरह से बायर के कंट्रोल के अंदर गुड्स आ जाए, बायर के पोजीशन में आ जाए किसी भी तरह से, वो डिलीवरी बोलते हैं. हाँ, गुड शुड बी इन द कंट्रोल ऑफ द बायर, physically in the control of buyer. Actual delivery when goods are physically delivered. A constructive when goods are effected without change of custody. Okay. हाँ, तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, मैंने बताया था गोडाउन की. वेर when there is a delivery of one thing in token of transfer of something else, delivery of goods in the course of transit. अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स दे दिए, गोडाउन की चाबी दे दी, रेलवे रिसीट दे दी, तो इट इज व्हाट डिलीवरी, विच डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी. वो हमने लिखा हुआ ऊपर. ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनपेड सेलर? ये आज ही किया हमने. अंडर द सेल ऑफ, व्हेन कैन अनपेड सेलर एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बायर शुड बी इंसॉल्वेंट. According to section 45, unpaid seller is deemed to be unpaid when the whole of the price has not been paid or a bill of exchange or other negotiable instrument. नहीं, पहले unpaid क्या होता है? Has been received. एक तो उसको प्राइस नहीं मिला है, दूसरा उसको या तो बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ मिला है, कंडीशनल पेमेंट. हाँ, अभी तो ये बताने का कि अनपेड क्या होता है. प्राइस मिला नहीं है अभी तक और यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, वो डिसऑनर हो गया. when the unpaid seller has parted with the goods to the carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise the right of lien, asking the carrier to return back the goods and not to deliver to the goods to the buyer. ये समझा? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कभी कर सकते हैं बताया, कंडीशंस वो भी लिख सकते हो तुम लोगों को, कुछ नहीं है ना. However, ये देखो इसमें क्या लिखा है. Following, seller must be unpaid, seller has parted with the possession, goods must be in transit, buyer is insolvent, and the right is subject to the provisions of the act. G sold some goods to H for the price by issue of invoice, but the payment in respect of the same was not received on that day. The goods were packed and lying in the godown of G. G ने माल बेच दिया H को. सोल्ड मतलब हो गया, प्रॉपर्टी किसकी हो गई? H की हो गई. गुड्स बिलोंग टू H, सेल कर दिया, लेकिन पेमेंट नहीं आया था और माल G के पास ही पड़ा था. The goods were inspected by H agent and found to be in order. Later on the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving cash, G asked H that the goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. G ने बोला माल लेके जाओ, मेरे को दूसरा माल रखने का. After one day, since H did not take the delivery, G kept the goods out of the godown in an open space
due to range the goods for damage, referring to the provisions of sale of goods act. देखो later due to goods for ये क्या है, जी asked to take away the goods to enable him to store, लेकिन उसने नहीं लेके गया. अभी क्या है ये लोग दूसरे एक्ट का नहीं डाल देते खाली बीच में बेलमेंट का. According to section 14, where the seller is ready and willing to deliver the goods and requests the buyer to take the delivery, and the buyer does not do within reasonable time after such request, he is liable to the seller. Buyer is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect. तो अगर सेलर डिलीवरी दे रहा है और वो आप नहीं ले रहे हो, निग्लेक्ट कर रहे हो, तो फिर बायर की जिम्मेदारी होती है. ऑल्सो फॉर रीजनेबल चार्ज, the property in goods or the beneficial right in the goods passes to the buyer at the point of time only, depending upon the ascertainment, appropriation and delivery of goods. Risk of loss of goods follows passing of property in goods. तो ये goods किसका था? H का था. Goods remain at the seller risk unless the property is transferred to the buyer. But after the transfer of property therein to the buyer, the goods are at the buyer's risk. In the given case, since G has already intimated H that he wanted to store some other goods, and thus H should take the delivery of goods kept in the godown of G, the loss is to be borne by H. समझा? लास्ट में बोला कि लॉस H भरेगा. If the price of the goods have not been settled in cash and some amount has been pending, then G will be treated as an unpaid seller and he can enforce the following rights. अगर उसको पैसा नहीं दिया है तो G क्या कर सकता है? Unpaid seller. He can exercise lien, where under the contract of sale, property in goods has passed to the buyer and the buyer neglects to refuse to take delivery, तो वो प्राइस के लिए स्यू कर सकता है 55 है ना, और डैमेजेस ले सकता है. ये पढ़ लो. ओके, where the contract of sale, the price is payable on a certain day irrespective of delivery and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the price, the seller may sue for the price although property has not passed and the goods have been appropriated, not been appropriated to contract. तो ये केस कर सकता है, अगर लियन तो कर ही सकता है और उसके बाद प्राइस और डैमेजेस मांग सकता है, प्राइस ऑफ द गुड्स मांग सकता है. फॉलो दिस. हाँ, ये सब तो हमने खुद लिखा है. आया समझ में? लेकिन इसमें बहुत थोड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं. टोटल सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैंने तुम लोग एक शीट भेजी थी, मालूम है तुम लोगों को? कितने मार्क्स का किसमें से आता है? रोज कुछ ना कुछ मैं भेजता हूँ, वो मटेरियल थोड़ा देखने का. हाँ, तुम लोगों को भेजता हूँ, इंटरवल को भेजता हूँ कुछ ना कुछ. सेल ऑफ गुड्स एक्ट कितने मार्क का आता है? 16 मार्क का आता है, मालूम है तुम लोगों को? पार्टनरशिप एक्ट भी 16 मार्क का आता है और एलएलपी 5 मार्क का आता है. कंपनीज एक्ट 13 मार्क का आता है. 74 मार्क्स का पेपर होता है तुम लोग का टोटल. सोलह मार्क का एसओजी. टोटल 74 मार्क का पेपर होता है तुम लोग का. उसमें से तुम लोग को 50 मार्क का करने का होता है. 60 मार्क का. 60 का है ना लॉ. हाँ, तो देखो ना, 1/3 कॉन्ट्रैक्ट एक आता है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट उसमें से 40 मार्क का आता है. सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और लिमिटेड, ये तीनों इजी टॉपिक्स होते हैं ना, उसमें से 40 मार्क का आता है. हाँ, ऐसे एनालिसिस करके जाएंगे तो बच्चों होगा ना, इसमें क्या है. स्कूल में भी करते थे ना तुम लोग, नहीं करते थे? अच्छा, अभी तुम लोगों को किसका कंपनीज एक्ट का चेन रिवीजन? हाँ, तो हम लोग करेंगे 1-2 दिन में, उसका भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. कॉन्ट्रैक्ट 22 से 24 मार्क का था. 24 मार्क का था समझो.
हाँ करेंगे रिवीजन इसमें क्या, पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? दानिया नहीं है आज, उसको समझ में तो आ रहा था। हाँ दूसरी बार पढ़ेंगे तो आएगा ना रिपीट, और ये लेक्चर्स वापस सुनने का चाहिए तो इसमें क्या है, ये फुल रिपीट मैंने वापस किया है पूरा, ऐसा कुछ नहीं, अच्छी है, नो प्रॉब्लम इन दैट, इसमें क्या है। समझाइए। ओके